नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर के। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं डॉक्टर नितिन उपाध्याय, आप उपनिदेशक हैं सूचना और लोक संपर्क विभाग में। मेरे दूसरे साथी हैं वरिष्ठ पत्रकार अविकल थपलियाल जी, लंबा अनुभव है, पहाड़ से आते हैं, कैसे बदलाव हुआ है इस बारे में विस्तार से जाएंगे। लेकिन पहले हम चलते हैं नितिन जी के पास। नितिन जी, राज्य विधानसभा की 70 सीटों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, किस ढंग से बदलाव महसूस करें, क्या क्या प्रतिबंध हैं, कैसे बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? निर्वाचन आयोग ने 8 जनवरी को चुनावों की घोषणा की थी प्रदेश के लिए, अन्य 5 राज्यों के साथ उत्तराखंड का भी। और उसी समय चुनाव की घोषणा के साथ साथ ही उन्होंने एक बड़ी विस्तृत कोविड गाइडलाइंस भी दी थी कि बूथ लेवल तक किस प्रकार से कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमको चुनाव की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करनी है। और वो अपने आप में एक बहुत वृहद गाइडलाइन है जिसमें कि प्रत्याशी के चुनाव प्रचार कार्यक्रमों को लेकर बहुत ही बारीकी से निर्देश दिए गए हैं। अभी जैसा आप अवगत हैं कि 22 जनवरी तक चुनाव रैलियां और जो सार्वजनिक स्थलों पे सभाएं, इन सब चीज़ों पे निर्वाचन आयोग ने जो है कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए प्रतिबंध लगा रखा है। उन्होंने वर्चुअल रैलीज को बढ़ावा देने के लिए कहा है। अभी इंडोर मीटिंग्स को थोड़ा सा उन्होंने ये कहा है कि कुछ इंडोर मीटिंग्स, जिस हॉल की कैपेसिटी है उसकी 50% कैपेसिटी में आप इंडोर मीटिंग्स कर सकते हैं, उसकी भी अधिकतम संख्या निर्धारित की हुई है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ों को, जो प्रचार प्रसार से रिलेटेड चीज़ें हैं प्रत्याशी की, उन पर बहुत ध्यान रखा है। आपने वर्चुअल रैली की बात की, मैं अविकल जी से जानना चाहूँगा। अविकल जी, जो पहले चुनाव होते थे तो बड़ी बड़ी रैलियाँ होती थीं, नुक्कड़ सभाएं होती थीं, लेकिन इस बार बदल गया है, वर्चुअल रैली की बात की जा रही है। वर्चुअल रैली क्या है, कैसे मतदाता तक पहुँच रहे हैं उम्मीदवार, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज पहुँच रहे हैं, क्या अनुभव, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है या जो अन्य राज्यों में हो रहा है कि ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हो रहा है और पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व एक बहुत ही बड़ी महामारी से गुजर रहा है। और ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा माहौल भी आएगा कि हम हाथ भी नहीं मिला पाएंगे, एक दूसरे से बैठ नहीं पाएंगे, मास्क मुंह में लगेगा। और ये जो चुनाव है ये भी इसी की चपेट में आया है, कोरोना की चपेट में। और हम सब के लिए, नई पीढ़ी के लिए, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने बहुत चुनाव देखे हैं, उनके लिए ये चुनाव एक नया अनुभव, नया सबक, नया एहतियात और भी कई आवश्यक जो बातें हैं उन सबको एक साथ मिलजुल कर लेके आया है। ये जो वर्चुअल रैली है या वर्चुअल चुनाव प्रचार है, ये अपने आप में ही एक अनोखा वर्ड है। इससे पहले लोगों ने इसके बारे में नहीं जाना था। अब चूंकि विज्ञान बहुत प्रगति कर चुका है, पहले बिल्ले से, नुक्कड़ सभाओं से आप माइक लेके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपकी छोटी रैलियां हो रही हैं, बैठ की रैलियां हो रही हैं, फिर उसके बाद आप थोड़ा वृहद स्तर पे आ रहे हैं, किसी रामलीला ग्राउंड में आ रहे हैं, परेड ग्राउंड में आ रहे हैं, वो सब कोई नज़ारा इस समय नहीं मिलेगा। और ये नज़ारा नहीं मिलने से एक बात ये भी सामने आएगी कि किस दल की हवा चल रही है या किस प्रत्याशी के पक्ष में लोग दिख रहे हैं। एक सब कुछ इस समय ऐसा लग रहा है कि डार्क पर्दा सा पड़ गया है। और वर्चुअल रैली के बहाने, वर्चुअल रैली के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी दल है, जो भी प्रत्याशी है, वो अपनी पहले तो बात कहेगा, फिर वो बात घर घर तक जाए, फिर वो घर घर क्या मतदाता तक जाए। तो ये बहुत ही राजनीतिक दलों के लिए, प्रत्याशियों के लिए भी एक नया अनुभव है कि वो कैसी अपनी बात आप तक पहुंचाए, वो कैसे समझाए। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है। अब पहाड़ का बहुत दुर्गम इलाके भी हैं जहां नेट नहीं चलता, हर कोई नहीं देख रहा है। माना आपकी वर्चुअल रैली चल रही है इस समय मोदी जी की, अब नहीं देख रहा है कोई, खेत में चले गए अपने। पहले तो रैली होती थी तो ये होता था कि गांव के गांव निकल रहे हैं, शहर के शहर निकल रहे हैं। कई दिन पहले से एक माहौल बनने लगता था कि मोदी जी आएंगे या राहुल जी आएंगे या सोनिया जी आएंगे, एक माहौल बनता था, पंपलेट छप जाते थे, पोस्टर छप जाते थे, बसों में आ रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं, वर्चुअल रैली का आपको टाइम बताया जाएगा, पता लग गया तो ठीक है, आप देख लीजिए, आपका नेट काम कर रहा है तो ठीक है। और उस वर्चुअल रैली के माध्यम से आप मतदाताओं के कितने प्रतिशत हिस्से तक पहुंच पा रहे हैं या पहुंच पाएंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती है। जिसके पास ज्यादा वो होगा
संगठन होगा वर्चुअल रैली का, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, आपके फेसबुक के होंगे, आपका इंस्टाग्राम होगा, जिसके पास ज़्यादा होंगे और जिसके पास एक संगठित आईटी या विशेषज्ञ लोगों की टीम होगी, वो अपनी बात अपने दल के घोषणा पत्र को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचा पाएगा। और ये एक ऐसी चुनौती है सदी की कि हम ऊपर वाले से ये मांग करते हैं कि ऐसी चुनौती ना आए आगे कभी। आपने बताया एक वर्चुअल रैली के बारे में, लेकिन पहले हम देखते हैं एक रिपोर्ट है हमारे पास कि कैसे चुनाव प्रक्रिया चल रही है पूरे प्रदेश भर में। तो पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। यह है मेरी रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को 59 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जबकि कोटद्वार, केदारनाथ, डोईवाला समेत 11 सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। पार्टी ने 5 महिलाओं को टिकट दिया है। खटीमा से पुष्कर सिंह धामी को टिकट दिया गया है, जबकि हरिद्वार शहर से मदन कौशिक को टिकट दिया गया है। ज्यादातर सीटों पर पुराने चेहरों को ही जगह दी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा के लिए बैठक की। चुनाव प्रचार के लिए सभी दल वर्चुअल मोड पर सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि उनकी पार्टी वर्चुअल मोड पर प्रचार प्रसार के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके अलावा कांग्रेस नेता 5-5 लोगों की टोली बनाकर लोगों के घर घर तक पहुंचने का भी प्रयास करेंगे। यही नहीं, एलईडी वैन, ट्विटर, फेसबुक के जरिए कांग्रेस कैंडिडेट जनता तक पहुंचने का पूरा प्रयास करने वाली है। प्रदेश भाजपा जल्द ही सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैलियां शुरू करेगी। इन रैलियों को पार्टी के स्टार प्रचारकों के अलावा प्रांतीय नेता और प्रत्याशी संबोधित करेंगे। पार्टी के सोशल मीडिया व आईटी विंग ने अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया हुआ है। उधर आम आदमी पार्टी का दावा है कि उन्होंने प्रदेश भर में 42,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। दिल्ली से 50 आईटी विशेषज्ञों की टीम उत्तराखंड भेजी है। पार्टी पदाधिकारियों के मुताबिक आपके पास सबसे ज्यादा समर्पित सोशल मीडिया वॉलंटियर्स हैं। उत्तराखंड की हर विधानसभा में आप 500 से 700 व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का दावा कर रही है। इनमें 52,34,503 लोग जुड़े हैं। प्रदेश में आज से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन की आखिरी तारीख 28 जनवरी तय की गई है। 29 जनवरी से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 31 जनवरी तय की गई है, जबकि 14 फरवरी को मतदान और 10 मार्च से मतगणना का कार्य शुरू होगा। उधर आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय ने विधानसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं। इस संबंध में सूचना या शिकायत देने के लिए टोल फ्री नंबर के साथ देहरादून में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस नंबर पर कॉल कर संदिग्ध नगद या अन्य कीमती सामान से जुड़ी जानकारी दी जा सकती है। कॉल करने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इसके साथ ही सभी जिलों में तकरीबन 50 अधिकारियों और निरीक्षकों की टीमें तैनात की गई है। ये टीमें जिला निर्वाचन अधिकारी के जिला नियंत्रण कक्ष के साथ ही जिला स्तर पर अन्य एजेंसियों से तालमेल कर कार्रवाई करेंगी। राज्य के सभी हवाई अड्डों के साथ साथ अन्य राज्यों से आने वाली व्यावसायिक उड़ानों वाले हवाई अड्डों पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट्स कार्य कर रही हैं। ये इकाइयां हवाई मार्ग से नकदी की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। इसी तरह रेलवे में भी अधिकारियों के साथ तालमेल रखते हुए निगरानी की जा रही है। बैंक खातों से एक निश्चित सीमा से अधिक नकदी निकासी के बारे में जानकारी ली जा रही है और संदिग्ध लेन देन की पहचान की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। तो ये देखा आपने कि कैसे निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, पोलिंग पार्टीज को ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे मतदान होना है। ये लंबा प्रोसेस है। तैयारी शुरू हो गई थी, आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अभी विकल जी ने कहा सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग हो रहा है। तो सोशल मीडिया के उपयोग में किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, लोगों को कैसे अलर्ट रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं इस बात को थोड़ा पीछे से शुरू करूंगा, अविकल जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा एड ऑन करूंगा कि कोविड के टाइम में लगभग 2 साल हो गए और 2 वर्षों में हमने बहुत से सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन देखे। टेक्नोलॉजी के उपयोग से हमारी बहुत से व्यवहार, हमारे बहुत से काम करने के तौर तरीकों में बहुत अंतर आया है। मैं 2 उदाहरण दूंगा। कोविड की वजह से शिक्षा व्यवस्था इस देश में, जहां की बहुत चुनौतियां थी, अभी भी बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन
बहुत जगहों पर एडाप्टेशन हुआ, लोगों ने अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई और इसके अलावा टेलीमेडिसिन, ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम हो गए, जूम मीटिंग्स। तो जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूं कि पिछले 1.5-2 वर्षों में लोग धीरे धीरे डिजिटल मोड्स का लोगों ने उपयोग करना शुरू किया, चाहे वो जनता हो, चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो शिक्षक हो। धीरे धीरे पिछले 1.5-2 वर्षों में लोगों को ये समझ में आ गया है कि अभी ये कोविड की जो महामारी है, इससे लड़ने के लिए हम इसकी जो लड़ाई है वो लड़ाई तो हम अपनी जारी रखेंगे, लेकिन साथ साथ हमको अपने समाज को चलाने के लिए, अपने सरकार को चलाने के लिए, अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए हमें वैकल्पिक माध्यमों का भी उपयोग करना पड़ेगा। सोशल मीडिया की ग्रोथ पिछले 5-7 सालों में बहुत ज्यादा हुई है इस देश में, पूरे विश्व में हुई है, इस देश में भी हुई है। और लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इस तरह के इंस्टाग्राम, इस तरह के अकाउंट्स पर बहुत ज्यादा आ गए हैं। अब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति व्हाट्सएप पर जा रहा है, हर व्यक्ति फेसबुक के अकाउंट्स को देख रहा है, कोई ना कोई अपनी पसंद के माध्यम को देख रहा है। तो पिछले 1.5-2 साल में कोविड महामारी में इस पूरी प्रक्रिया को, डिजिटल माध्यमों पर निर्भरता की प्रक्रिया को बहुत स्ट्रांग कर दिया, तेज कर दिया। तो चुनाव प्रक्रियाओं में भी लोगों का जो ये बदलाव है, व्यवहार का बदलाव है, और लोगों ने जिससे, अगर मैं ये कहूं कि सहजता से, बहुत अधिक सहजता से तो नहीं, लेकिन जो सहज नहीं था वो भी अब धीरे धीरे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने लगा है। तो ऐसी स्थिति में एक कॉन्स्टिट्यूशनल परंपरा को बनाए रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग को पूरा करने के लिए, कर्तव्य को निभाने के लिए वर्चुअल माध्यमों से और ऑनलाइन माध्यमों के साथ और जो आपके फिजिकल जो चीजें उनको कम से कम करते हुए चुनाव कार्यक्रमों को निर्धारित किया गया है। और जहां आपका जो प्रश्न था कि सोशल मीडिया, तो अब पिछले 5 या 7 सालों में हमने देखा है और अध्ययन भी है कि भारत की राजनीति में सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव पड़ा है। ऐसा नहीं है कि इस बार कोविड की वजह से चुनाव है या बाध्यता है, लोगों की सोशल मीडिया पर निर्भरता बहुत अधिक है। 2019 का चुनाव हो लोकसभा का या 2017 के विधानसभा के चुनाव हो, उस समय भी राजनीतिक दलों की, प्रत्याशियों की, आम जनता की सोशल मीडिया के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा और बहुत मैच्योर ग्रो कर चुका था। अब समय आ गया है कि उस इंटरेक्शन को या उन माध्यमों के उपयोग को और अच्छी तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। तो शायद जिसको कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि इस विपत्ति की स्थिति में भी हम एक वैकल्पिक माध्यम को ट्राई करने का, टेस्ट करने का, और हो सकता है कि भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए अपनाने का अवसर मिला है। तो सोशल मीडिया कुछ नया नहीं है, न राजनीतिक दलों के लिए नया है, न प्रत्याशियों के लिए नया। कुछ अपवाद अवश्य होंगे, एक्सेप्शन ऑलवेज फॉलोज द रूल, बट सोशल मीडिया लोगों के लिए नया नहीं है। हाँ, जैसा कि अविकल जी ने कहा कि अभी हमें यह देखना होगा कि वो कहां तक उसकी रीच गई है, कहां तक अभी कुछ लोग निश्चित रूप से, कुछ ऐसे भी एरिया होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो उससे अछूते होंगे, लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, वर्चुअल माध्यमों के सहारे अपनी बात कैंडिडेट कहने के लिए स्वतंत्र हैं। उनको कुछ नॉर्म्स को फॉलो करना है। सबसे बड़ा नॉर्म तो यही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श चुनाव आचार संहिता, जो कि किसी भी कैंडिडेट के लिए हर तरह से, हर समय पूरी चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया में लागू होती है, वो उनको सोशल मीडिया पे भी उसका पालन करना है। कि सोशल मीडिया भी क्या है, वो एक मैसेज देने का एक तरीका है, और मैसेज देने, कंटेंट को स्प्रेड करने का तरीका है। कंटेंट क्या होगा ये हमें ध्यान रखना है। वो तो ध्यान हमें तब भी रखना है जब हम फिजिकली कंटेंट को स्प्रेड करते हैं, फिजिकली हम कंटेंट को देते हैं लोगों को। तो उस कंटेंट का ध्यान रखना, यानी उस सामग्री का ध्यान रखना, हम क्या बात कह रहे हैं, क्या तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, हम अपने मतदाताओं से क्या बात करना चाह रहे हैं, हम उन्हें कोई प्रलोभन तो नहीं दे रहे हैं, हम जाति, धर्म, वर्ग, इस तरह की कोई बात तो नहीं कर रहे हैं जिनकी कि चुनाव आयोग ने और आदर्श चुनाव आचार संहिता में मनाही है, या हम कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। तो जिन बातों का ध्यान उनको फिजिकल मीडियम में, अपने पारंपरिक चुनाव प्रचार के तरीकों में देना होता है, उन्हीं बातों का ध्यान उनको सोशल मीडिया पे भी देना है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई नया नियम सीखना है या कोई नए कानूनों के तहत जाना है। आपने कई सारी जानकारी दी, चूंकि अविकल जी पहाड़ में लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, कई सारे चुनाव देखे हैं, यूपी में चुनाव देखा है, उत्तराखंड चुनाव देखा है। अविकल जी, ये आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई,
पहले जब नामांकन प्रक्रिया शुरू होती थी तो कचहरी या कलेक्ट्रेट के आसपास काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी। लोग जब जाते थे नामांकन के लिए तो समूह में जाते थे, जुलूस बनाकर जाते थे, एक शक्ति प्रदर्शन भी करते थे संक्षेप में कि हमारे पास इतनी मेरे समर्थक हैं। इस बार जो बदलाव हुआ है, जैसे आज से शुरू हो गया, हालांकि पहले दिन तो इसे कहा जाए कि लोग खरीदते हैं, नामांकन पत्र खरीदने की प्रक्रिया पहले दिन होती है, बहुत कम ही होता है नामांकन पहले जमा हो, लेकिन जब उत्साह सा पहले दिखाई पड़ता है, भीड़ भाड़ दिखाई पड़ती है, तो उसमें कैसा बदलाव आज आपने देखा? देखिए, चुनाव जब भी आता है एक उत्सव की तरह आता है, एक मेले की तरह आता है, और ये जो रणभेरी जब बजती है तो उसका जो पहला सीन दिखता है वो नामांकन के दिनों में ही दिखता है। तमाम प्रत्याशी आ रहे हैं ढोल दमाऊ के साथ, झंडे उनके लहरा रहे हैं, किसी ने पगड़ी लगाई हुई है, किसी ने पारंपरिक परिधान पहना हुआ है। पूरे देश के अंदर ये एक पूरे मेले का सा एक दृश्य होता है जिसमें बच्चा भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, उनके समर्थक भी शामिल हैं। एक बड़ा हुजूम सा चलता है ढोल दमाऊ के साथ, और जो देख रहे होते हैं वो भी बड़े जोश में आते हैं। उससे पहले, नामांकन करने से पहले वो फिर एक भाषण देते हैं, या नामांकन करने के बाद उस जितने समर्थक उनके आए 1000, 500, 2000, 4000 उनको भाषण देते हैं, मैसेज देते हैं। वो सब इस बार नहीं दिखेगा। एक फीका फीका सा, पता भी नहीं लगेगा आपको कि कब आदमी आया और कब उसने नामांकन पत्र लिया और कब उसने नामांकन पत्र जमा करा, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस ऐसी है और हर विधानसभा में उसका पालन किया जा रहा है। उसमें साफ है कि आप जो भी आपके प्रस्तावक हैं उनके साथ ही आप अंदर जाएंगे, ज्यादा लोगों को आप ले जा नहीं सकते। अब पहले तो भीड़ आती थी, अब वो भीड़ भी नहीं आएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव सा है। और इस दिन का जो भी प्रत्याशी है वो इस दिन को, नामांकन के दिन को, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे इस्तेमाल करता था। पहले वो अपने सारे समर्थकों को बताएंगे कि भाई फला जगह आप आइए, फला ग्राउंड पे आइए 10 बजे से। 10 बजे से भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। उसके बाद वहां से रेला चल रहा है, 3 बजे तक करना है, देखा जा रहा है कि टाइम कितना हो रहा है, उसी हिसाब से नारे लग रहे हैं। तो एक माहौल बनता था, एक जोश आता था लोगों के अंदर, और ये जो शक्ति प्रदर्शन होता था इसके थ्रू वो मैसेज भी देते थे विरोधी दल को। तो इस चुनाव में, इससे पहले भी चुनाव में, अभी नितिन जी ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत यूज टू आबादी का एक बड़ा हिस्सा हो चुका है। बंगाल में हुए और जगह हुए थे जो चुनाव, लेकिन उसमें कोविड के प्रतिबंध इस तरीके के नहीं थे ही नहीं, आप मानिए। उसके बाद कोरोना बहुत बड़ा, वहां से सबक लेते हुए इस चुनाव में ये कोविड के प्रतिबंध लगाए गए, और इनका पालन करना हमारे लिए भी जरूरी है और प्रत्याशियों के लिए तो बहुत जरूरी है। अब वो ठीक है कि उनको शक्ति प्रदर्शन का मौका नहीं मिला, उनको अपनी बात कहने का मौका उस हिसाब से नहीं मिला, लेकिन फिर भी इन नियमों का हमें पूरे नामांकन तक या उसके बाद का जो भी प्रचार है उसमें पालन करना ही होगा। नितिन जी, पहले जैसे बताया अकल जी ने कि पहले परंपरा था, उत्सव धर्मी लोग थे, भीड़ जुटती थी। हालांकि कुछ मुसीबतें भी होती थी उस दिन, शहर में कुछ कई जगह जाम लग जाता था। इधर मुक्ति मिलेगी लोगों को, ऐसा मैंने मानना है प्रतिबंधों के कारण। लेकिन जिस ढंग से सोशल मीडिया में कर रहे हैं कि अब नामांकन करने जाना है तो उसके पहले पब्लिक वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं कि इस तारीख को नामांकन करने जाए, उसके लिए भी लोग एक्टिव हो गए पूरी तरह। फोटोग्राफी, अब पहले तो फोटोग्राफी करानी पड़ती थी, अब तो मोबाइल से ही फोटो बन जा रहे हैं, वीडियो बन जा रहे हैं, फेसबुक लाइव कर रहे हैं। तो उसको किस रूप में देखते हैं आप, कैसे होगा ये? देखिए, मैंने जैसा कहा कि अगर हम तुलना न करें कि पहले कैसा था और अब कैसा है, वो तो एक मनुष्य का स्वभाव होता है कि हम तुलना करते ही हैं व्यवस्थाओं में, लेकिन इसके अपने कुछ फायदे भी हैं। इसके फायदे हैं कि कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच हो सकती है। हम अपनी बात कह सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, जो है प्रत्याशी अपने, और जहां उनको किसी रैली या किसी भाषण के लिए बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था बनानी पड़ती थी, वो प्रतिदिन अपनी कोई ना कोई मैसेज अपने समर्थकों को दे सकते हैं, अपने फॉलोअर्स को दे सकते हैं। प्रतिदिन वो अपने कंटेंट्स को शेयर कर सकते हैं। क्रिएटिविटी है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लिमिटेशंस नहीं है सोशल मीडिया में। हर दिन कभी आप वीडियो मैसेज दे सकते हैं, कभी आपने कोई ग्राफिकल क्रिएटिव बना दिया, कभी आप कोई कंटेंट आपने ऐसा बना लिया, कभी आप लाइव ही चले गए, आपने फेसबुक पे पूरा भाषण ही दे दिया। तो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और उसको उस तरह से ही हमको देखना चाहिए कि अगर वो
पहले जैसी कुछ प्रतिबंध हैं जो कि सबकी बेहतरी के लिए, पूरी समाज की बेहतरी के लिए, तो हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो पहले करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसका रास्ता बदल जाता है, उसका तरीका बदल गया, डिजिटल तरीके हो गए। लेकिन अगर आप मेरा विचार पूछेंगे तो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है उनके पास, और वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात को, आसान है, सुगम है। और ये थोड़ा सब्जेक्टिव भी है, मतलब एक लेवल के बाद बहुत सी जगहों पर बहुत से लोग जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है उनको हो सकता है, उनको थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल कैंडिडेट धीरे धीरे जो है वो इवॉल्व हो चुका है सोशल मीडिया के और डिजिटल माध्यमों के प्रयोग करने के लिए। यदि ये कोविड प्रतिबंध, अभी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे महामारी के मामलों में कमी आए और कोविड प्रतिबंध थोड़े रिलैक्स हों, तो भी इन माध्यमों पर निर्भरता अब कैंडिडेट की या पूरे निर्वाचन प्रक्रिया की बहुत ज्यादा है। अविकल जी, आप वर्चुअल रैली की बात कर रहे थे, तो थोड़ा मुझे आसानी समझाइए कि वर्चुअल रैली कैसे करते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज, क्या संसाधन होते हैं, कैसे आम मतदाता जुड़ते हैं? क्योंकि आपने कहा ये भी एक नया दृष्टिकोण होगा आपका, नई नजरिया, वो कैसे कर रहे हैं, लोग कैसे कर रहे हैं? देखिए, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई और ये लगा कि कोविड प्रतिबंध अब रहेंगे और आप एक सीमा तक ही प्रचार कर सकते हैं फिजिकली, डोर टू डोर, थोड़े बहुत लोगों को लेके, उसके बाद हर दल ने, जो भी प्रमुख दल है और जिनके पास संसाधन है, उन्होंने अपने अपने एक स्टूडियो बनाए। जैसे हम ऐसे स्टूडियो में बैठे हैं, ऐसे उन्होंने अपने अपने स्टूडियो बनाए। और उस स्टूडियो से, ये आज के नहीं बने हैं, कई पार्टियों के अपने दिल्ली में पहले से ही हैं। और पिछले चुनाव में भी हमने कुछ जगह देखा कि ये जो अपने पार्टी मीटिंग्स करते थे या रैलीज वगैरह करी, तो उन्होंने अपने अपने स्टूडियो में अपने अपने ऑफिस से की है। उस स्टूडियो में आपका वही सिस्टम होता है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस समय, और जो आम जनता को पता है। वहां पे बात करके वो उससे सोशल मीडिया से कनेक्ट करेंगे, उस स्टूडियो को इंटरनेट से तो रहेगा ही रहेगा। आपका फेसबुक से वो करते हैं, वो ट्विटर से वो करते हैं, सेम टाइम सब जगह लाइव चल रहा होता है। तो जिसकी जितनी ज्यादा एक्सेस होगी, जिस पार्टी की जितने ज्यादा उनके पास मेंबर्स होंगे, जितने ज्यादा उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे। आज ये तारीख है, आज मैं आपको ये स्थिति बताऊं कि पहले हमें रैली कवर करने के लिए परेड ग्राउंड जाना ही जाना होता था, देखना होता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या बोल रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है और हमें क्या क्या नोट करना है। या सोनिया जी आई हैं या और भी बड़े नेता हैं, जाना ही जाना जरूरी है। अगर आप बिना गए आपने रैली कवर कर ली और अखबार में जाके लिखा तो आप गलत लिख देंगे, और ऐसा कई बार हुआ है जिन्होंने घर बैठ के रिपोर्टिंग करी है। अब इस सोशल मीडिया से या इस डिजिटल उससे ये फायदा सबको हो गया कि अगर मोदी जी हल्द्वानी में बोल रहे हैं तो मैं अपने घर में देख रहा हूं, घर में ही देख के अपना बनाया और खबर बना के अपनी तुरंत हमने वायरल कर दी। मोदी जी, मैंने खुद किया ये परेड ग्राउंड में, तो मैंने किया परेड ग्राउंड, जबकि जा सकता था, उसमें प्रतिबंध नहीं थे। अब इतना इजी भी कर दिया है, रिपोर्टिंग करना भी इतना इजी कर दिया है, और मोदी जी मंच पर ही है और खबर वायरल हो गई है। उन्होंने क्या क्या बोला जनता को पता लग गया। पहले ये होता था कि जब टीवी के माध्यम नहीं थे, ये सब इंटरनेट के माध्यम नहीं थे, तो अगले दिन अखबार में पता लगता था कि नेताओं ने क्या क्या बोला, कहाँ क्या घटित हुआ। आज कोई घटना घटित होती है, 5 सेकंड बाद किसी ने वायरल कर दिया, 10 सेकंड बाद दूसरे ने कर दी। अब इतना इजी एक्सेस हो गई है। तो वर्चुअल जो है इसमें वही बलवान होगा जिसके पास ज्यादा आईटी एक्सपर्ट्स होंगे, उनकी टीम होगी, उनके ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, वो अपनी बात ज्यादा अपने वर्चुअल जो उनके स्टूडियो है वहां से वो जनता तक पहुंचा पाएंगे। और जिनका अगर ये नेटवर्क ब्लॉक लेवल तक है, गांव तक है, कईयों का है, मैं कुछ पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ चुनाव में उनके सोशल नेटवर्क ने बहुत उनके लिए अहम भूमिका निभाई जीतने की। हमारे करीब के राज्य हैं, वो करीब के आसपास के हैं, तो वो तब से उपयोग कर रहे हैं, एक संगठित टीम चल रही है। तो ये जो वर्चुअल स्टूडियो होगा, वर्चुअल जो मीटिंग करेंगे, उसमें ये कार्यक्रम शुरू हो गया दलों का। कोई दिल्ली से कर रहा है, कोई देहरादून से कर रहा है, कोई आगे गांव में जाके कर रहा है, मतलब उनको आने जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत विधानसभा में जाके आप लाइव कर रहे हैं, फेसबुक लाइव, आप देख लीजिए, आप पे लिंक आ गया। अब जो भी जानकार है या जो भी मतदाता समझ रहा है कि मुझे सुनना चाहिए फलां को, मैं इसी को थोड़ा सा इसको और उसमें लेता हूँ नितिन जी। इसके मतलब कि आईटी सेक्टर में जो युवा हैं
उनको अच्छा खासा काम भी मिल जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि ये कोई उस स्तर का भी सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं होता है कि जिसके लिए बहुत ज्यादा आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। ये बहुत सामान्य आपका जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम आप अपनी दैनिक जिंदगी में उनका उपयोग करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से कुछ, क्योंकि आप एक कैंपेन मोड में रहते हैं या आप एक बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे होते हैं, तो उस समय निश्चित रूप से आप अपना रोजमर्रा की जिंदगी की तरह अपने फेसबुक या अपने ट्विटर को नहीं चला सकते हैं। तो आपको उसको निरंतर देखने के लिए, वॉच करने के लिए आपको कुछ हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत पड़ती है। तो निश्चित रूप से उसकी जरूरत पड़ेगी, नई संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि या ऐसे युवा जो किसी न किसी के समर्थक होते हैं, वो उत्साह में आकर उनके फैन पेजेस बना लेते हैं, उनके प्रशंसक होते हैं, उनकी तारीफ में उनके अकाउंट्स बना लेते हैं। उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आप अपने प्रत्याशी का या अपनी पसंदीदा पार्टी का समर्थन जरूर करिए, लेकिन आप निर्वाचन आयोग की जो समस्त दिशा निर्देश है उनका पालन करिए। आप आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करिए। आप किसी का समर्थन करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि निर्वाचन आयोग के आदेशों का, निर्देशों का उल्लंघन होता हो और आप अनजाने में ही आप आदर्श आचार चुनाव संहिता का उल्लंघन कर रहे हो किसी का समर्थन करने के फेर में। तो ये जरूर एक महत्वपूर्ण संदेश है जो आपके मंच से जाना चाहिए कि इस सोशल मीडिया में कई बार क्या होता है कि क्योंकि ये हमेशा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल के अपनी बात यहाँ पे मतलब कट डाउन करूंगा कि आईपीसी सेक्शन 171H है जो कि संज्ञेय अपराध घोषित करता है अगर किसी उम्मीदवार की जानकारी के बिना आप पैसा खर्च करके उसका विज्ञापन कर रहे हैं। तो कई बार अति उत्साह में लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किसी का प्रचार प्रसार करने लगते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो एक अपराध कर रहे हैं या एक गलत कार्य कर रहे हैं। तो एक तो प्रचार प्रसार जो है संयमित होकर करें, और दूसरे इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग न हो, कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग न हो, कोई ऐसा काम वो न कर रहे हो कि वो प्रचार प्रसार की आड़ में किसी कानून का उल्लंघन कर रहे हो। तो ये तो वही बात आचार संहिता के बारे में। और कल चलते चलते मैं लास्ट में कुछ राजनीतिक सवाल मेरे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, 59 उम्मीदवारों के नाम है उसमें। कांग्रेस की भी सूची आने ही वाली है। आप पार्टी ने भी कुछ एक सूची जारी कर दी अपने उम्मीदवारों की, समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी, बसपा ने भी जारी कर दिया कुछ, तो जो क्रांत ने जारी कर दिया। तो जो अलग अलग राजनीतिक दल है उन्होंने, कुछ लोगों ने सूची भी जारी कर दी, कुछ एक्टिव भी हैं। अभी लब्बो-लुबाब क्या हालात हैं, क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे होंगे चुनाव में इस बार? देखिए, उत्तराखंड में जो मुद्दे राज्य गठन के बाद से चले आ रहे हैं वो अभी मौजूद हैं, उनका भी हल नहीं हुआ है। लेकिन इस चुनाव में जो कुछ बड़े मुद्दे बनेंगे वो एक, यहाँ महंगाई एक मुद्दा बनने जाएगा। दूसरा मुद्दा आपका रोजगार को लेकर रहेगा। हालांकि जो नए मुख्यमंत्री आए थे जुलाई में, इन्होंने कहा था कि हम 24,000 नियुक्तियां देंगे आपको। वो प्रोसेस शुरू भी हुआ और ये पहली बार एक अच्छा काम हुआ है कि जो रिक्त पद थे उनकी संख्या निकाली गई उत्तराखंड में बेरोजगारों को देखते हुए, और उसमें धीमे धीमे प्रोसेस शुरू हो गया। तो रोजगार रहेगा, महंगाई रहेगी, और आपके साथ जो इस समय पलायन है, ये एक मुद्दा हमेशा से उत्तराखंड के अंदर रहा है, इस बार फिर रहेगा। और राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र में इन सब मुद्दों को शामिल भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपका जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली पानी, ये मूलभूत है। बाकी कुछ सिस्टम से जुड़े मुद्दे हैं जो आपने बताया। मुद्दे ये तो मुद्दे रहेंगे कि जो सत्तारूढ़ दल है वो अपने परफॉर्मेंस को लेकर जाएगा जनता के बीच में, जो अपोजिशन है वो उनकी आलोचना करेगी। तो मोटे तौर पर आलोचना, प्रत्यालोचना, दावे प्रदावे, इनका दौर भी दिखाई पड़ेगा आने वाले दिनों में। आप सब इस परिचर्चा में भाग ली, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारी माटी